यकीनन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऋषि सुनक कुछ देर पहले ही हिंदुस्तान पहुंचे। इन सबके बीच जो बाइडेन का बेसब्री से किया जा रहा है इंतजार, जो कुछ ही पलों में आपको बता दें हिंदुस्तान में दस्तक देने वाले हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, इस पर हम डिबेट करने वाले हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पहली बार हिंदुस्तान में हो रही हैं, जिसको लेकर बड़ी और कड़ी तैयारी इंडिया की ओर से काफी पहले से ही की जा रही थी। इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा भी हम करने वाले हैं। यकीनन जिस तरह की बड़ी तस्वीर भारत की ओर से खींची गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके लगातार ट्वीट के जरिए अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान विश्व गुरु या फिर विश्व मित्र के तौर पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो भारत हर गुजरते दिन के साथ सशक्त होता हुआ चला जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो G20 के जरिए हिंदुस्तान दुनिया भर में बड़ा मैसेज देने की कोशिश में है और उसमें काफी हद तक कामयाबी मिलती हुई भी उसको नजर आ रही है? इन सब पर करेंगे चर्चा। चुनौतियां क्या हैं और हिंदुस्तान के सामने कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो G20 के जरिए हम तय करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। की धरती पर विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। सुबह अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो के स्वागत से सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट अजाली आए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी दोपहर तक दिल्ली पहुंच गए। जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा भी भारत पहुंच गए हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला सुबह 6:20 से शुरू हुआ। अब आगे रात 11:15 बजे तक विदेशी मेहमान आते रहेंगे। इधर दिल्ली में जहां G20 का मुख्य कार्यक्रम होना है, वहां भारत मंडपम में पूरा भारत सजा है। अपने ही देश में रहते हुए उनको एक ऐसा मौका मिल गया है यहीं पे मंडपम पर, जहां पर वो ये सारी चीजें प्रदर्शित कर सकते हैं। विकास से विरासत तक हर एक गाथा विदेशों तक पहुंचाने के लिए खास मेहमानों को और ज्यादा खास एहसास कराने की पूरी तैयारी हिंदुस्तान में हो चुकी है। हम लोग इस क्राफ्ट बाजार में हैं और इस क्राफ्ट बाजार में आप देखेंगे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की झलक यहाँ पे दिख जाएगी। भारत मंडपम में वैसे तो कल से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन भारत पहुंचने वाले राष्ट्राध्यक्षों के अलावा अन्य मेहमानों के लिए भारत मंडपम में कई विशेष इंतजाम हैं। यकीनन जब हमारे मेहमान इन तस्वीरों को देखेंगे तो वो इस बात को संजो कर ले जाएंगे। कुछ चीजें तो गिफ्ट के तौर पर भी दी जाएंगी उनको। जी, गिफ्ट के तौर पे भी दी जाएंगी और आपको प्रसन्नता होगी जानकर कि कुछ उनको एक मोबाइल फोन दिया जाएगा जिसके अंदर हम लोग कुछ अपलोड करके कुछ पैसे डाल के देंगे ताकि वो कुछ शॉपिंग कर सकें और ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए कि किस प्रकार से हम लोग फोन बैंकिंग कर रहे हैं आजकल। यूं तो भारत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक मायने बड़े हैं, लेकिन इस आयोजन के जरिए भारत ने समावेशी विकास के साथ असली भारतीय संस्कृति, जीवन मंत्र और लक्ष्य से रूबरू कराया है। चाहे दुनिया को योग का तोहफा हो या मिलेट्स का नवाचार, प्रकृति के सानिध्य में जीवन का मंत्र हो या डिजिटल पेमेंट जैसी समावेशी तकनीक, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के श्लोक से विश्व बंधुत्व की अलख एक बार फिर जगाई है। Focused on millets, which is critical from the viewpoint of sustainability of agriculture. We are focused on achievements of India as a mother of democracy. इस G20 की अध्यक्षता में भारत सरकार ने दुनिया को एक परिवार मानते हुए परिवार के उन सदस्यों की फिक्र सबसे आगे बढ़कर की है
जिन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। जिस अफ्रीका की विकासशील इकोनॉमी के खिलाफ क्लाइमेट एक्शन से लेकर तरह तरह के कर्ज जाल की कूटनीतिक चालबाजियां अपनाई जाती रहीं, भारत ने उसे G20 में शामिल कर सबका साथ सबका विकास के मोदी मंत्र को दुनिया तक पहुंचाया है। We have had Africa's highest ever participation. In addition to the 29 countries, we have had 32 additional countries. We've been the voice of the global south. इस बार G20 के मंच पर दुनिया भर के नेता जिस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले हैं, भारत ने नई विश्व व्यवस्था में एकीकृत दुनिया को जिस राह पर चलने की दिशा दिखाई है, वो डिक्लेरेशन तैयार है। बस दुनिया को भारत के मंत्र पर भरोसा करके आगे बढ़ता जाना है। आज के दिन पूरी दुनिया की निगाहें अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आगमन पर हैं, जब शाम 7:30 बजे के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। समस्याओं से जूझ रही दुनिया को भारत मंत्र के जरिए क्या निदान मिल पाएगा, हिंदुस्तान की पूरी है तैयारी। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश के गोयल जी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। राजीव डोगरा जी, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर हैं इटली रोमानिया में, आपका अनुभव किस तरह का रहा है और G20 के जरिए हिंदुस्तान क्या हासिल करने के लिए जा रहा है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेश्राम जी हमारे साथ हैं, हर रोज की तरह आपसे भी बदलते राजनीतिक और भू राजनीतिक परिवर्तन जिस तरह से हो रहे हैं उस पर बड़ी चर्चा होगी। रविंदर सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन अफेयर्स के USINPAC के। इन तमाम मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ बाहर से भी जुड़ रहे हैं। USA से हमारे साथ हरदीप सिरकरवार जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मूडीज एनालिटिक्स के, आपका बहुत स्वागत है। और जीतार्थ जय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एडिटर इन चीफ हैं द ऑस्ट्रेलिया टुडे के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। और ये खास सेट जो इस वक्त देख रहे हैं आप आज तक पर, यह खास तैयारी हमने की हुई है अपने दर्शकों के लिए। आज का दंगल दुनिया में भारत के लहराते हुए परचम यानी कि G20 के आयोजन को लेकर है। दिल्ली में दुनिया भर के मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अर्जेंटीना, इटली, ब्रिटेन, जापान, अफ्रीकन यूनियन, UN से लेकर सऊदी तक के मेहमान राजधानी पहुंच चुके हैं। भारत भूमि पर उनका स्वागत पारंपरिक तौर तरीके के साथ किया जा रहा है। बस कुछ ही देर के बाद आज शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी राजधानी दिल्ली में होंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके पहले भारत मंडपम, जहां G20 सम्मेलन का पूरा आयोजन किया जा रहा है, वहां पर मिनी हिंदुस्तान के रंग बिखरे हुए पड़े हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी वहां से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। श्वेता, मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो बाइडेन भी कुछ ही पलों में पहुंचेंगे हिंदुस्तान, क्या देख रही है तैयारी वहां की आप? मुख्य तौर पर यहाँ पर मैं ये फोकस देख रही हूँ चित्रा, जिसका एक हिस्सा आपने मीनाक्षी लेखी के साथ चर्चा में पाया। दूसरा यहाँ पर जो डिजिटल एक्सपीरियंस जोन एक बनाया गया है, उसमें डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में नहीं बल्कि समूचे विश्व में, और यकीन मानिए जिस तरीके से जो विदेशी मेहमान हैं, अभी तो विदेशी पत्रकार ही यहाँ पर, वो बहुत ही कौतूहल के साथ आगे जा रहे हैं। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर, कैसे आप साइकिल पर बैठकर फिटनेस के जरिए आप वो पूरा सफर ये करा रहे हैं कि हेल्थ और वेल्थ। दूसरा ये दिखा रहे हैं यहाँ पर भी, यहाँ मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं जो लोडेड हैं पैसे से, जिसके जरिए वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार आप वहां पर एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरी ये चीज दिखा रहे हैं। तीसरी चीज दिखा रहे हैं कि किसी भी भाषा में आप कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों, आपको केवल बोलना अगर आता है, आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की किसी भी भाषा, 22 भाषाएं जो है हमारी, उनमें ट्रांजैक्शन करके वो दिखा रहे हैं। और रियल टाइम ट्रांसलेशन है, आप ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड करके सुना रहे हैं तो उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, बल्कि वो बोल रहे हैं और वो अंग्रेजी बोले हिंदी सुनाई देगा, अंग्रेजी बोले बांग्ला सुनाई देगा, बोडो भाषा, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही हैं। मुझे लग रहा है डिजिटल उस पे ट्रांजैक्शंस पर, डिजिटल इकोनॉमी पे काफी जोर है और उसको प्रदर्शित किया जाएगा दुनिया के सामने, चूंकि आर्थिक मंच भी है ये चित्रा। बहुत शुक्रिया आपका श्वेता इस पूरी जानकारी के लिए। और श्वेता सिंह आज दिन भर लगातार वहां से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान का आज तक एकमात्र ऐसा चैनल है भारत मंडपम के भीतर जिसका स्टूडियो तैयार हुआ है।
और वहां से हर एक जानकारी, हर एक खबर आप तक लगातार सबसे तेज हम पहुंचाते रहेंगे। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और हमारे मेहमान भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी टिप्पणी के लिए। सुरेश के गोयल जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, जो बाइडेन आने वाले हैं, किस तरह की उम्मीदें, अभी तक की तैयारियों से क्या देख पा रहे हैं आप? जो बाइडेन के मामले में जो तैयारियां हैं मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, वो तो खैर पूरी मीटिंग के लिए है। लेकिन जो बाइडेन की जो उत्सुकता थी कि वो भारत आएंगे, उससे साफ जाहिर है कि उनके जो दिमाग में चल रहा है भारत से बातचीत का, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का, बड़ी बातें उनके मन में चल रही हैं। उन बड़ी बातों को मैं 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा। मैं खाली बातों की बात करूंगा, बाकी तो खैर उनके करने के लिए काफी कुछ होगा। लेकिन जिल बाइडेन नहीं तो शॉपिंग नहीं कर पाएंगे बेचारे, वो बात अलग है। जहाँ पे वो शॉपिंग करने जाएंगे वहां का जायजा लेकर मैं आ रही हूँ। तो दो मैं कैटेगरीज कहूंगा। एक तो बायलैटरल इशू जो है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जेट इंजन की बात चल रही है, 5G, 6G, 7G उनकी बातचीत चल रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो बायलैटरल मुद्दे हैं वो काफी कुछ इस कैटेगरी में आते हैं कि जो चल रहा है उसमें ज्यादा मेरे को ये नहीं कि ज्यादा वाद विवाद होगा या जो तय हो चुका है वो होगा, बिल्कुल। लेकिन मेरे को लगता है कि जो ज्यादा सार्थक बातचीत होगी वो होगी कि इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर के लिए जिसमें सडनली काफी चेंज आ गया है। ये चाइना जो उभरा है हमारी नेबरहुड में, इंडो पैसिफिक में, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, अफ्रीका में, तो चाइना की एक असर्टिवनेस उभरी है, उससे अमेरिका को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब तक अपने लाइक माइंडेड कंट्री साथ में नहीं आएंगे, जिसमें इंडिया मेन है, भारत की मजबूती अमेरिका को फायदा दिला सकती है। बिल्कुल इसी वजह से उसकी नजर बनी हुई। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे राजीव डोगरा जी, आपके पास आते हुए, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक अलग तरह की केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है, क्या उसका फायदा मिल सकता है? बहुत सारे द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा होने वाली है। 2 बड़े मुद्दे जिसको दोनों ही नेताओं की ओर से जरूर टच किया जाएगा, वो क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो 7 बजे के करीब लैंड करेंगे इंडिया में और 7:30 बजे प्राइम मिनिस्टर के साथ होंगे, बिल्कुल, वार्तालाप के लिए और डिनर के लिए, जो 1-to-1 टाइप का होगा। तो यही बताती है कि घनिष्ठता क्या है। मुद्दे जहां तक हैं, वो पहली तो चीज़ ये है कि स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं और कई बातें हैं जो 1-to-1 में हो सकती हैं, जो पब्लिक में नहीं आ सकती। जो पब्लिक में आ सकती हैं वो ऐसे इश्यूज हैं जैसे भारत ने अभी रेज किया है कि ड्रोन्स हम खरीदना चाहते हैं नेवी के लिए, एयरफोर्स और आर्मी के लिए। तो हो सकता है इसके ऊपर खास बात हो आज के डिनर के ऊपर। दूसरा ये है कि जो एलिफेंट इन द रूम है, जो एक अड़ंगे डाल रहा है हर कदम पे, चाइना, वो एक बहुत ड्रैगन इन द रूम, यू आर राइट, ड्रैगन इन द रूम जो है चाइना की, उसका रुख क्यों इस तरह का है कि शी आए नहीं, रूठ के अपने घर बैठ गए, ये क्या बात है? तो मतलब ये क्या अंदरूनी कारण से है या भारत और अमेरिका और बाकी जो डेमोक्रेटिक देश हैं उनको नहीं वो फेस करना चाहते? तो मेरे को लगता है कि एजेंडा तो बहुत बड़ा है और वेरिड है, जैसे भारत का खाना भी वेरिड होगा, जो भारत की स्पेशलिटी होती है। तो मेरे को लगता है दोनों लीडर्स में आपस में काफ़ी एक समानता है विचारों की, बिल्कुल, और ये फायदा पहुंचाएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर परस्पर दोनों के बीच बातचीत होगी तो उसके जरिए एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कवायद भी है, क्योंकि एक तरफ चीन को यकीनन कंट्रोल में रखने की कोशिश, जिस तरह के तमाम मुद्दे हैं हिंदुस्तान की ओर से लगातार की जाती रही है। हम सब ने देखा है 2020 के बाद परिस्थितियां कैसे बदली हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी यही चाहता है कि चीन को मैनेज किया जाए, हिंदुस्तान इसके लिए स्ट्रांग बने, और समान विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले देश अगर जो युद्ध नहीं चाहते हैं, जो समाधान चाहते हैं, विस्तारवादी जो सोच और नीति है चीन की, उस पर भी रोक लगाने की कोशिशों में अमेरिका लगातार लगा रहता है। संजय मिश्रण जी, मैं आपके पास आते हुए यहां पर एक और बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति या फिर वहां से जो भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके ज़हन में होगी, सिर्फ 11% ही जो हथियारों का निर्यात होता है वो हिंदुस्तान के लिए करता है अमेरिका, लेकिन रूस का 45% है।
उसको भी बढ़ाने की कोशिशों में वो लगातार लगा हुआ है। क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है, लग रहा है ऐसा द्विपक्षीय वार्ता में? बिल्कुल चित्रा, इस पे डिस्कशन होगा, जैसे दोनों पैनलिस्ट ने पहले भी बताया है, और खासकर G414 इंजन, और इस पे तो काफ़ी चर्चा होगी क्योंकि ये जॉइंट कोलैबोरेशन HAL के साथ होगा। बिल्कुल। और दूसरा है ये जो MQ-9B रीपर ड्रोन्स हेलफायर मिसाइल्स के साथ, ये जो 31 नंबर्स हैं, ये मेरे को लगता है बाय एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर शायद ये मटेरियलाइज कर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो सवाल है अभी जो 11% और वहाँ USA रशिया के साथ जो 35%, उसको भी मेरे क्या लगता है, क्योंकि देखिए हमने भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज कर लिया है, खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध में, कि रशिया के कई वेपन सिस्टम्स इतने इफेक्टिव नहीं हैं। कई हमने इस लड़ाई में देख लिया है काफ़ी हद तक, और अभी अमेरिकन जो वेपन सिस्टम्स है वो काफ़ी बेहतर हैं, और अभी आप देख रहे हैं डिप्लीटेड यूरेनियम राउंड्स भी M1A1 अब्राहम टैंक्स के लिए दिए जा रहे हैं यूक्रेन युद्ध में। बिल्कुल। तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी चर्चा हो, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी है कि हमें अपनी रिसोर्सेज को और प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। पहले हम रशिया के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे, लेकिन अभी चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो, चाहे साउथ कोरिया हो, कई देशों से हम कर रहे हैं, और जो एक हमने आत्मनिर्भर भारत पे भी चल रहे हैं, उस पर भी जॉइंट कोलैबोरेशन होगा। मेरे को लगता है अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और काफ़ी हद तक हो सकता है मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ लॉजिस्टिक्स, जॉइंट कोलैबोरेशन में प्रोडक्शन, भारत फोर्ज वगैरह में काफ़ी स्पेयर पार्ट्स हमारे ही जैसे ये MQ-9 रीपर ड्रोन्स के लिए असेंबल होंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस पे चर्चा होगी, और साथ ही इंटरनेशनल इश्यूज पे भी चर्चा होगी। रशिया यूक्रेन युद्ध की पक्का प्रेसिडेंट बाइडेन बात छेड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो टेंशन है, और चाइना और इंडिया के बीच में भी जो LAC पे डिस्प्यूट चल रही है, ये मुद्दे प्राइम मिनिस्टर मोदी उठाएंगे, तो ये काफी बायलैटरल इश्यूज उठेंगे, और शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के ऊपर, खासकर भारत की परमानेंट सदस्यता के लिए भी ये चर्चा। आपने जिस बात का जिक्र किया, इसको और मैं विस्तार देते हुए रविंदर जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। इसके बाद दो बाहर से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों के पास मैं फौरन आ रही हूं। जल्दी से एक स्टूडियो गेस्ट का मैं यहाँ पे कमेंट ले लूं। रविंदर जी, सीधा मेरा आपसे सवाल है, ये पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों की हिंदुस्तान मेजबानी कर रहा है, और इसके जरिए एक अलग तरह का संदेश देने की वो कोशिश कर रहा है। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत से अब वसुधैव कुटुंबकम के दुनिया को और विस्तार कैसे दिया जाए, शांति कैसे लेकर आए जाए, इसको लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहता है। आपको लग रहा है कि चूंकि हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो मानवता को समृद्ध करने में है, और बाकी देशों पर इसका असर पड़ेगा, आपको लग रहा है? और अब अमेरिका के साथ वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हो सकती है अब से 2 घंटे के बाद? मैं क्विकली कोशिश करता हूं। मेरे विचार से, विद ऑल रिस्पेक्ट टू आवर कोलीग्स एंड एवरीवनस थॉट, बिकॉज़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कोई 5 वीटो नहीं गिव अप करेगा। बट यस, जनरल मिस्टर जो कह रहे थे रिफॉर्म ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, वो डेफिनेटली इज ऑन द टेबल। बट कमिंग टू अमेरिका इंडिया, डिफेंस की जहां तक बात है, अमेरिका की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका की अपनी एमुनेशंस, गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, नेटो कंट्रीज के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, ताइवान को चाहिए चाइना से लड़ने को, अमेरिका को खुद चाहिए चाइना से आगे जंग। अमेरिका को इस समय एक ऑर्डिनेंस डिफेंस फैक्ट्री चाहिए, वो फैक्ट्री इंडिया बन सकता है। अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज बची हैं, बोइंग, लॉकहीड, नॉर्थरॉप ग्रामर इत्यादि, बट अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल बेस था ना, वो खोखला हो गया है, क्योंकि उन्होंने बहुतों को आउटसोर्स कर दिया। काफी डिफेंस कंपोनेंट के चाइना से बन के आ रहे हैं। बिल्कुल। अब अमेरिका को जल्दी से बढ़ाने, अगले 5 से 10 वर्षों में अमेरिका तभी टेक्नोलॉजी अब जल्दी ट्रांसफर करने के मूड में आ गया भारत से। मैं ट्रांसफर करूं, भारत तुम बनाओ, मुझे पैसा दो, और तुम बना करके मेरे को एक्सपोर्ट करो, मैं खरीदूंगा। ये बिग पिक्चर चल रही है डिफेंस में। बाकी अमेरिका इंडिया में जो फैक्टर्स और बाइडेन वाली मीटिंग में है, एक तो शायद आ रहा है न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, बट वो न्यूक्लियर डील रुकी हुई है, उसका किसी और कारण। हमारे यहाँ लायबिलिटी बिल है, जिसके चलते अमेरिकन कंपनीज कहती हैं कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। पर बात ये हो रही है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कोई डील होगा, देखते हैं क्या होगा। तीसरा एक बात चल रही है इसरो नासा के बीच में, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन हो सकता है, मेरे को डेट्स एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है कोई अनाउंसमेंट कर दें ये लोग आने वाले कुछ महीनों में, अगले स्प्रिंग तक हो सकता है वो एक अचीवमेंट की तरफ चला जाए। एक लास्ट पॉइंट और, काफी हो रहे हैं, बट
एक और चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में बड़ा स्ट्रेटेजिक, मिडिल ईस्ट में सऊदी और अरब एमिरेट्स के साथ पार्टनरशिप में एक रेलवे नेटवर्क बनाना, उसके पोर्ट्स को भारत से लिंक करना, जिसमें पैसे देगा सऊदी और यूएई, रेल लाइन बिछाएगा भारत, बिल्कुल, जो इंजन है वो आएंगे अमेरिका के, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि काउंटर करेगा चाइना के बीआरआई को, क्योंकि अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में हर जगह हो रहा है, चाइना तो पैसा लगा रहा है, अमेरिका पैसा नहीं लगा रहा है, तो अब पैसा सऊदी और अरब एमिरेट मिलकर लगाएंगे इस रेलवे नेटवर्क के लिए। टेक्नोलॉजी अमेरिका की, टेक्नोलॉजी इंडिया की, मैन पावर इंडिया की, ये रेलवे नेटवर्क टू काउंटर चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इन द मिडिल ईस्ट। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। बाहर से भी दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के बाहर से हमारे साथ यूएसए से और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए मेहमान, सीधे उनका रुख करते हुए हर्षदीप सिकवार जी, सीधे आपके पास आते हुए, भारत अमेरिकी रिश्तों पर, संबंधों पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, यकीनन सभी की निगाह उसी पर टिकी रहने वाली है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जो बाइडेन यहाँ पर हिंदुस्तान में लैंड करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से दूसरे वो देश हैं जिनसे अपने रिश्तों को मजबूती देने की, प्रगाढ़ करने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की जाएगी, उसका असर आगे आने वाले वक्त में और किस तरह से देखने को मिल सकता है? किस चीज पर आपका सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त दिखाई दे रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो G20 समिट हो रही है, ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इसका पार्ट हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, उसके अलावा 19 और देश हैं। तो जैसी हमारी जो बातें चल रही हैं कि बाइडेन आ रहे हैं और हमारा जो फोकस रहेगा वो इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध है उनको बेहतर करने के लिए रहेगा, पर उसके साथ साथ इंडिया ये भी प्रदर्शन करना चाहेगा कि इंडिया आज विश्व को एक ऐसी प्लेटफॉर्म दे सकता है जहां पर वो इन्वेस्ट करें और उनका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो सेफ रहेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में जो भारतीय सरकार है वो काफी स्टेबल है पिछले 8 या 9 सालों से, और 2024 में भी ऐसा बताया जा रहा है कि मोदी सरकार वापस आ सकती है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट चॉइस करने के लिए। तो जब कंपनी सोचती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, कि आप किस देश में इन्वेस्टमेंट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो इस पे डिपेंड करता है कि वहां की पॉलिटिकल कंडीशन कितनी स्टेबल है। तो अभी हम जो भारतीय जो राजनीतिक स्थितियां देख रहे हैं, तो काफी स्टेबिलिटी मोदी सरकार ने प्रोवाइड करी है। तो और आगे भविष्य में जो इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू होना चाहिए। तो मोदी सरकार का वापस से फुल बहुमत में आना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। उसके अलावा जो सिक्योरिटी की है कि कोई भी हमारे यहाँ पे बड़ा मेजर हादसा ऐसा नहीं हुआ है जो कि टेररिस्ट अटैक हो या कुछ बड़े लेवल पर जिससे नुकसान हुआ हो किसी बिजनेस को, तो ये जो सेफ्टी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भारत की जो नजरें रहेंगी वो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं जिनके पास काफी धन है, ऑयल है, और हमारे देश की जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर, पूरे विश्व की जो डिपेंडेंसी है मिडिल ईस्ट पर, उस पैसे को भी हम भारत में लाने की कोशिश करेंगे। मोदी जी उसको दिखाने की कोशिश करेंगे सबके सामने। एंड वन मोर थिंग जो आई वांटेड टू पुट फॉरवर्ड, जो आपको बताना चाहूंगा कि अभी अमेरिका की भारत से अच्छे संबंध बनाना एक मजबूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अभी रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है चाइना भी ताइवान पर अटैक करे। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने पे आ सकती है, क्योंकि पूरी तरह से अमेरिका ताइवान पर डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो उसके लिए एक नई चीज जो हो रही है वो हो रही है कि जो अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में $2.75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, और उससे जो सेमीकंडक्टर्स आज तक ताइवान में बनते जा रहे हैं वो इंडिया में बनने लगेंगे, क्योंकि इंडिया इज मोर सेफ। इंडिया पर कोई भी बड़ी कंट्री जैसे चाइना है या कोई भी और कंट्री है वो अटैक नहीं कर सकती, जबकि चाइना ताइवान पर कभी भी अटैक कर सकती है। तो
इंडिया एक सेफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, जो बातें आपने कही है उसको मैं जितार्थ जी के साथ और उस दायरे को आगे बढ़ा देती हूँ, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर दोनों ही देशों के जो हित हैं वो परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हिंदुस्तान अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहेगा। अमेरिका चीन को बैलेंस करने के लिए वो चाहता है कि हिंदुस्तान और ज्यादा मजबूत बने, लेकिन यकीनन चीन और भारत में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी बहुत सारी दूरी है, जिसको पाटना हिंदुस्तान के लिए कड़ी और बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन जितार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस समय हिंदुस्तान को अध्यक्षता मिली G20 की, उसमें कई सारे बड़े मोर्चे, सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक बदली हुई दुनिया दिखाई दी, दो गुटों में बदली हुई, साफ साफ दो धड़ों में बटी हुई दुनिया थी। महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है, उसके अलावा रोजगार, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर हिंदुस्तान की ये कोशिश है कि सभी तक एक ऐसा मैसेज जाए कि हम सब एक साथ जब आगे बढ़ेंगे तो इन तमाम समस्याओं का निदान किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस बड़े मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान वो कड़ा संदेश दे पाने में कामयाब होगा? उस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में है हमारी, हमें सुना जा रहा है कि हम जो कहेंगे दुनिया उसको मानेगी? जितार्थ जी। चित्रा, दुनिया कितना मानेगी इस पर तो अलग अलग मत हो सकते हैं, मगर इतना जरूर है कि पिछले करीब 1 साल से जो कोशिश भारत की तरफ से की गई है ग्लोबल साउथ की बातों को पोर्ट्रे करने के लिए, ग्लोबल साउथ की मुद्दों को सामने लाने के लिए, वो उसमें सफलता मिलती हुई जरूर नजर आती है। और ऐसे इस सफलता की एक बड़ी वजह है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश या यूके जैसे देश, या वो देश जो भारत के साथ साउथ ईस्ट के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश जो भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, उसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये समझाने में कि भारत का जो पक्ष है, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो उसमें किसी के साथ ना खड़े होने का, चाहे रशिया से ऑयल लेने का, वो सही है। आपने ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात की, तो शायद ग्लोबल इन्फ्लेशन को रोकने में, संभालने में भारत की एक बड़ी भूमिका है। अगर भारत अपने अनाज का, अपने फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के बावजूद भी अफ्रीकी देशों को और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को अनाज उपलब्ध नहीं कराता, तो शायद एक विकट समस्या दुनिया के सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे में पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि 2008-9 में एक ऑस्ट्रेलिया जो भारत की न्यूक्लियर डील का विरोध करता है, भारत को यूरेनियम देने से इनकार कर देता है, वही ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया के हर देश में ये कहता है कि भारत सही है। आज इस बात को समझा और सुना जाना चाहिए, ना केवल इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत का बहुत ज्यादा हो गया है। जो ग्लोबल कंट्रीज हैं उनको भारत के मैन पावर की बेहद जरूरत है। तो अगर हम कहें तो ये नीड बेसिस पर है, इसमें कोई शक नहीं है। बात जो सुनी जा रही है वो उसका मुख्य आधार केवल यही है। ठीक है, रविंदर जी, आपके पास आते हुए इस दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हुए, हालांकि एक बड़ी खबर भी आ रही है, भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है और यकीनन हिंदुस्तान की जो कोशिश है, जिन जिन देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है सभी को स्पेशल फील करवाया जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलग ही अंदाज में मॉरिशस के पीएम का स्वागत किया और उसके बाद ट्वीट भी किया है। रविंदर जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर अफ्रीकी यूनियन को शामिल कराने को लेकर जिस तरह से हिंदुस्तान ने पहले संदेश दिया, G20 को लेकर बड़ी बात कही और उसमें तमाम लोगों को सम्मिलित होने के लिए बुलाए भी, इसको लेकर अमेरिका और चाइना का समर्थन भी एक तरीके से मिल गया है। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी? क्योंकि पीएम के शब्दों में अगर हम जाने तो सभी का प्रतिनिधित्व या सभी की मौजूदगी हासिल किए बिना जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो संभव नहीं हो सकता है। ये कितनी बड़ी चुनौती थी और अब जब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है तो नरेंद्र मोदी का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं आप? डेफिनेटली यस। देखिए, ये चीजें वैसे ही चल रही थी, शायद मोमेंटम दुनिया में बढ़ रहा था, बट नरेंद्र मोदी ने जो करा है, उन्होंने प्रोएक्टिव लीडरशिप चैंपियन करा है ग्लोबल साउथ के मुद्दे को लेकर के। जहां तक बात है अफ्रीका की, देखिए अभी हम कहते हैं ये सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, राइट? अगली सेंचुरी में पता है क्या लोग कहेंगे इस समय 100 साल बाद? ये सेंचुरी अफ्रीकन सेंचुरी है। तो अफ्रीका इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, दुनिया का अभिन्न भंग है। बिल्कुल। और जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, भाई एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल नॉर्थ की बहुत बार बात होती है। ग्लोबल नॉर्थ है क्या? जो देश जिनके यहां पर कैपिटा जीडीपी
$14,000 पर ईयर से ज्यादा है, ग्लोबल नॉर्थ कहलाता है। चाइना भी बाय द वे इस समय $13,800 पर कैपिटा जीडीपी हो गई है, तो चाइना भी टेक्निकली ग्लोबल साउथ में नहीं है, ठीक है ना। ये सब ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, इनकी जो चुनौतियां हैं, और काफी सारी ऐसी चुनौतियां जो कि ग्लोबल नॉर्थ ने दी हैं। बिल्कुल आज की तारीख में क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $100 बिलियन का क्यों बात हो रही है, वो भी दिया नहीं है, 20 आया क्यों। इंडस्ट्रियल नेशन से पोल्यूशन करी, बहुत प्रोग्रेस करी, अपने आप तो रिच हो गए। एनवायरमेंट का खामियाजा कौन भुगत रहा है? हम भुगत रहे हैं ना, ग्लोबल साउथ के देश। पापुआ न्यू गिनी, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, 1/3 पाकिस्तान पूरा फ्लड्स के नीचे बह गया है। अफ्रीका, तो ये जो ग्लोबल नॉर्थ ने जो एडवांस किया पिछली 100 सालों में, इसने क्लाइमेट एनवायरनमेंट को जो भी एक्सप्लॉइट किया, अब उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ को भी तो डेवलप होना है। हर जिंदगी इस प्लैनेट में काउंट करती है, जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बिल्कुल को एग्जिस्ट करो। तो ये जो सब है, ये आई थिंक डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रांगली चैंपियन करा है। और यस, इसमें हमारा अपना जियोपॉलिटिकल फोकस भी है। यकीनन इसके चलते हमने दुनिया में अपनी लीडरशिप भी बना ली है, हम अपनी सद्बुद्धि भी दे रहे हैं। उधर चाइना अपने को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता था, बाय द वे, राइट, अभी भी सोच रहा था। बट चाइना, जैसे पहले कह चुका हूं, उसकी $13,800 पर कैपिटा जीडीपी तो टेक्निकली साउथ में है ही नहीं। अब भारत सडनली ग्लोबल साउथ की वॉइस निकल के आ रहा है और मिडिल कॉमन सेंस की बात कर रहा है भारत इस समय। हमारी इस समय आवाज इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि दुनिया को रियलाइज हो रहा है, कोविड के बाद यूक्रेन वॉर, ये वो क्या मंथन हो रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है। बिल्कुल कॉमन सेंस चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, मिडिल पाथ चाहिए। भारत उन चीजों को लेके आगे डंके की चोट से जोर से कह रहा है, एंड होपफुली इसके चलते दुनिया में कुछ बदलाव आएंगे पॉजिटिव। बिल्कुल, और कोरोना के बाद हमने देखा है आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के कई देशों को किस तरह से सामना करना पड़ा है। अभी भी बहुत बुरी स्थिति कई ऐसे मुल्क हैं जो इस वक्त गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको भी बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि G20 में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले 20 देशों का एक साथ इस तरह से एकजुट होना, आगे बढ़ना, तमाम मुद्दों पर चर्चा करना। सीधे मैं आपके पास आते हुए संजय मेस्टन जी, यहाँ पर जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं उसके दायरे को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। हमने खूब बड़ी तैयारी करके रखी हुई है, तमाम बड़े अपने लिए खुद के लिए एजेंडे भी हमने डिसाइड कर लिए हैं जिनको लेकर हिंदुस्तान अपनी बात रखता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो आम हिंदुस्तानी है, जिसको लेकर यकीनन अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम भी करवाए गए और 1 लाख से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हुए, ताकि हर हिंदुस्तानी को एहसास करवाया जा सके कि आखिर G20 के जरिए उसको क्या हासिल होने वाला है। तो अगर आप बताएं कि एक आम हिंदुस्तानी को इस G20 के जरिए क्या मिलने वाला है, जो इतना बड़ा आयोजन वो हिंदुस्तान के भीतर देख रहा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत उचित सवाल है, क्योंकि आम हिंदुस्तानी ये G20 के बारे में क्या समझता है और उसकी लाइफ में या उसकी जिंदगी में ये कैसे फर्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हर हिंदुस्तानी, ये हमारा खून हिंदुस्तानी है, तो जो भी इस देश में नागरिक हैं उनके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा हम G20 आयोजित कर रहे हैं। और ये 18वां जो हो रहा है, हर कंट्री में हुए हैं ये जो G20 सम्मेलन, लेकिन जिस प्रकार इंडिया ने ये आयोजित किया है ये अव्वल स्टैंडर्ड का है और बिल्कुल अलग तरीके से किया है। 60 सिटीज में अगर जाके हम लोग ने ये भारतीय नागरिकों के बीच में ये किया है, एक दिखाता है कि इंडिया का कैपिटल पूरे देश के साथ कनेक्टेड है और हमारे लोग कनेक्टेड हैं। 125 देशों के प्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया था, जिनकी तादाद 1 लाख से ज्यादा थी, उनके बीच में ये कार्यक्रम किया गया। तो बिल्कुल, तो ये साफ जाहिर होता है कि एक तो ये है कि कनेक्टिविटी, लोगों के बीच में गर्व है। आज जो भी हिंदुस्तानी इसको देखेगा और ये जो अपने टीवी स्क्रीन में देख रहा है, उनको फख्र है कि इंडिया ने कुछ किया है, और वो अभी सब समझेंगे कि G20 है क्या। जितनी भी अभी तक चर्चा हो रही है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर मॉरिशस के पीएम जब पहुंचे तो देखिए अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किस तरह से उनका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन का है इंतजार, क्योंकि उनके साथ जो बातचीत होगी उसके जरिए भारत और अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अपने मेहमानों से चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उसके पहले जरा भारत मंडपम आपको लेकर चलते हैं। G20 में दुनिया भारत की तकनीकी ताकत को भी करीब से देखने वाली है। भारत मंडपम में AI एंकर दुनिया भर से आए नेताओं का स्वागत करने वाली है। आखिर क्या है इसकी खासियत, क्यों है इस AI एंकर की इतनी ज्यादा चर्चा, मकसद क्या है? मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने इसका जायजा लिया है भारत मंडपम से, देखिए।
हेलो एंड वेलकम। नमस्ते और आपका स्वागत है। देखिए, हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर भाषिनी इसे प्रदर्शित किया गया है। आप आदी होंगे इस बात के कि अगर दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो आपको अपनी भाषा में अगर संपर्क करना है तो आप रिकॉर्ड करें और फिर सुना दें। यहाँ पर आपको रियल टाइम नजर आ रहा है, बहुत बारीक सा फासला है जो मैं बोल रही हूँ और जो सामने वाला सुन रहा है। आमतौर पर 2 हेडफोन्स इसके लिए इस्तेमाल यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है, लेकिन हमने आपको टेलीविजन के लिए यहाँ स्पीकर ऑन करके इसे दिखाया है। अमिताभ नाग जी हमारे साथ हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर केवल तर्जुमे की बात है, अगर केवल अनुवाद की बात है तो पहले भी ऐप्स हैं, पर भाषिनी के जरिए आपका लक्ष्य क्या है? क्या भाषिनी के जरिए हमारा लक्ष्य इंक्लूसिविटी है। हम लास्ट मैन इन द क्यू, जो कि आखिरी हमारे लोग हैं जो कि आज तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते और दूसरी भाषा बोलते हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब भाषिनी जो सर्विसेज देता है वो ट्रांसलेशन सर्विसेज हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेज को केटर करने का प्रयास कर रहे हैं। केवल हिंदी अंग्रेजी नहीं है, बल्कि भारत में 22 भाषाओं को हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक उसका नमूना देख सकते हैं, अगर आप कुछ बोलें और किसी दूसरी भाषा में, मैं हिंदी में नहीं किसी और भाषा में सुनूं। हाँ, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ और आप मान लीजिए बांग्ला सुने हम। बंगला में सुनिए। Hello, how are you? I am speaking in English and it is getting translated in Bangla. तो ये आपको भारत की 22 भाषाओं में, आप अलग अलग भाषाओं में इसे सुन सकते हैं, लेकिन केवल ट्रांसलेशन या फिर हम जैसे देख रहे थे कि इसका एक आर्थिक पहलू भी है इस अनुवाद का। इसके कई पहलू होंगे क्योंकि आज तक हम मतलब ये एक जिसे लेटेंट नीड कहते हैं, हम ये सोचते थे कि हमें ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी हम उन्नति कर सकते हैं। आज की तारीख में इसके कई दूसरे पहलू भी सामने आएंगे। जैसे एक पहलू जो हमने बताया कि आप आज कन्वर्सेशनली पेमेंट कर सकते हैं, तो इट इज लाइक कि बोल के आप पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी चैटबॉट से, जैसे हमने ये चैटबॉट लगाया हुआ है जुगलबंदी का, तो इसको आप अगर क्वेश्चन बोलेंगे तो वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके फिर आपको आंसर करेगा। बोलना होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप जब स्पीच एज अ मीडियम यूज करते हैं तो आपका डिजिटल डिवाइड चला जाता है और कुछ हद तक लिटरेसी डिवाइड भी चला जाता है। तो आप लास्ट माइल को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो सारी चीजों का लाभ ले। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हैं वो आ रहे हैं अलग अलग देशों के। अभी आएंगे, आया नहीं है, अभी आएंगे। तो उनके लिए हमने ये किया है कि हमने इंटरनेशनल भाषाओं को भी इंटीग्रेट किया, जिनके हमारे पास मॉडल्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस पे होता है। केवल डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऐसा नहीं है कि भारत की भाषाओं, बल्कि वो अपनी भाषा के अनुसार भी कोई अगर देश इंटरेस्टेड तो उसमें फिर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो अलग अलग पहलू दिखाए जा रहे हैं उसमें भारत अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात करता है तो उसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं पर आप डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा होना चाहते हैं तो भाषा आपके आड़े नहीं आएगी। उसके लिए जो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं वो आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, अपनी भाषा के जरिए कर सकते हैं। उसकी एक कोशिश यहां पर डिजिटल इंडिया के जरिए आप देखिए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नई दिल्ली, भारत मंडपम, आज तक। वक्त हमारे पास कम है राजीव डोगरा जी। ये तकनीकी के माध्यम से भी दुनिया को हम बताने वाले हैं कि हम कितने ताकतवर होने जा रहे हैं। जो नया मुल्क आगे आने वाले वक्त में तैयार हो रहा है उसका प्रतिनिधित्व क्या करेगा भारत, उसकी तैयारी दिख रही है। देखिए, जहां तक तकनीकी सफलता का सवाल है वो तो सारा संसार जो है भारत की दाद देता है। बिल्कुल। और जैसे अभी श्वेता ने दिखाया, नमूना दिखाया, उससे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है
कि भारत अब कहाँ पहुंच गया। अभी तो लोग चीन की बात कर रहे थे, तो जिस तरह से सोफिस्टिकेशन है ये मंडपम में, तो काफी इम्प्रेसिव है। पर उससे भी ज्यादा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं वो तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हमारी तकनीकी सफलता के। बिल्कुल, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ऐसा एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे। देखिए, मैं कहूँगा कि हमारी बड़ी सफलता ये है कि मेरे को याद है जब मैंने एमएससी पास किया था, तो टेक्नोलॉजी, हाई लेवल टेक्नोलॉजी एक IBM 370 पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और उसके लिए वहाँ पर काम करने के लिए क्यों लगती थी कि हमने जो टेक्नोलॉजी है एक्सेसिबल कर दी है कि नीचे से नीचे तबके का लोग भी उसको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाए। और उसका सीधा मतलब ये है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी नीचे तक नहीं पहुंचेगी तो हम अपने आप को इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पे या कैसे भी डेवलप महसूस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक सिंगल मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आउटकम ये रहेगा। जी। आगे आने वाला वक्त यकीनन तकनीकी से जुड़ा हुआ है। इस वजह से भी माना यही जा सकता है कि कम से कम तकनीकी के क्षेत्र में ये जो बड़ी क्रांति हिंदुस्तान करता हुआ नजर आ रहा है, अब दुनिया भी देखेगी हिंदुस्तान का दम। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, खास मेहमान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जो बाइडेन का किया जा रहा है इंतजार, जो 7 बजे के बाद कभी भी लैंड करेंगे वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे।